आज हम लोग बात करने जा रहे हैं याद करने का वैज्ञानिक तरीका क्या है और कैसे कठिन से कठिन, लंबे से लंबे, जटिल से जटिल प्रश्न को आसान से आसान तरीके से याद कर लिया जाए कि वो जरूरत पड़ने पर याद आ जाए। इसके लिए पहली चीज यह जानना जरूरी है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। आपका दिमाग दो तार से काम करता है। एक तार का नाम है सेंसरी नर्व और दूसरे तार का नाम है मोटर नर्व। सेंसरी नर्व बॉडी के सेंसेशन को ब्रेन तक ले जाने का काम करता है और मोटर नर्व ब्रेन के आर्डर को ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। बिल्कुल कंप्यूटर की तरह कंप्यूटर भी बाइनरी लैंग्वेज समझता है और ब्रेन भी बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है मतलब 0-1-0-1। इसी में सारा कुछ जो कंप्यूटर काम करता है वो करता है। बड़ा से बड़ा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर भी, उसका भी प्रोसेसर एक साथ एक फंक्शन कर सकता है, एक साथ एक काम कर सकता है। ह्यूमन ब्रेन सबसे ज्यादा डेवलप्ड नेचुरल कंप्यूटर है और जब बाहरी सीपीयू, मॉनिटर, कंप्यूटर, प्रोसेसर एक साथ एक काम करता है, चाहे वो सुपर कंप्यूटर का ही क्यों ना हो, स्पीड तेज हो सकती है लेकिन एक साथ दो काम कर ही नहीं सकता। उसी तरह से आदमी का दिमाग भी एक साथ एक ही काम कर सकता है, एक साथ दो काम कर ही नहीं सकता। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप वीडियो फोटोग्राफ देखते हैं, वीडियो रील जो कैमरा खींचता है वह स्टिल फोटोग्राफ का एक ऐसा लंबा कलेक्शन होता है कि दो स्टिल्स के बीच में इतनी कम देर की दूरी रखी जाती है और आपके आंख के सामने से घुमाया जाता है कि आपको लगता है कि एक के बाद दूसरा स्टिल आप देखते नहीं हैं, बल्कि सब कुछ चलता हुआ सचल दिखाई देता है। यानी आप स्पीड तेज कर सकते हैं, आप स्पीड स्लो कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन से, कंप्यूटर से, किसी मशीन से एक साथ दो काम नहीं ले सकते। पहली चीज तो ये दिमाग में रखने की जरूरत है। दूसरी चीज कि कल्पना कीजिए कि आपके दिमाग को आपका प्रश्न यही है कि सर मुझे याद नहीं होता, मैं क्या करूं? सर मुझे भूल जाता है, मैं क्या करूं? ये प्रश्न मेरे सामने हिंदुस्तान भर से नौजवान पूछते हुए कोई फोन से, कोई नेट से संपर्क करते रहते हैं और उनका उत्तर देने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है। एक बात आपने समझ लिया कि ब्रेन एक साथ दो काम नहीं कर सकता, एक काम करेगा। दूसरा समझिए कि आपका ब्रेन एक व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड की तरह से, एक क्लीन मेमोरी की तरह से, कंपनी से निकले हुए हार्ड डिस्क की तरह से उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अगर एक ब्लैक बोर्ड पर आप केवल लिखते चले जाएं, ऊपर से नीचे तक लिखा, फिर जहाँ जहाँ खाली जगह पाया वहाँ वहाँ लिख दिया, फिर उसके बाद फिर लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए, तो एक ऐसी परिस्थिति आएगी लिखते 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 कि आप उसमें से कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, खाली लिख रहे होंगे।
इतना ज्यादा लिख चुकेंगे कि पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, केवल लिखने की संभावना बच जाएगी। यानी लिखने के लिए आपके पास जगह तभी मिलेगी जब पढ़ने के लिए आपके पास खाली जगह रहे। बात स्पष्ट नहीं हुई होगी, कठिन बात कर दिया। और ये बच्चे छोटे हैं, डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। किसी चीज को आप केवल तभी पढ़ सकते हैं जब उसके बगल में लिखने के लिए खाली जगह बची रहे। अब क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? आप हिंदी लिखिए, अंग्रेजी लिखिए, क्या करते हैं? लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाहिने ओर। उर्दू, अरबी, फारसी बाएं से दाहिने ओर। चीनी, जापानी, आइए आइए, बहुत अच्छे समझ आ गए। ऊपर से नीचे की ओर बैठिए, बैठा दीजिए। ऊपर से नीचे की ओर बैठे। तो जब ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं आप लिखते हैं तो आप क्या तैयार करते हैं? अक्षरों से शब्द, शब्दों से वाक्य, अक्षरों, शब्दों और वाक्यों से पंक्तियां। दो पंक्तियां तभी तैयार हो सकती हैं जब दोनों के बीच में खाली जगह हो। तो रूला खींचा रहता है 8 मिलीमीटर की दूरी पर और आप 4 मिलीमीटर की साइज का लिखते हैं और 4 मिलीमीटर मात्रा देने के लिए खाली छोड़ देते हैं। यानी कि आप 2 रूला में लिखते हैं और 2 रूला खाली छोड़ देते हैं। 4 मिलीमीटर में लिखते हैं, फिर 4 मिलीमीटर खाली, फिर 4 मिलीमीटर में लिखते हैं, फिर 4 मिलीमीटर खाली। यानी चाहे मिलिट्री की कतार क्यों न लगी हो, मिलिट्री की कतार इसीलिए मिलिट्री की कतार कहलाती है क्योंकि 2 कतार के बीच में खाली जगह है। वाक्यों की कतार, अक्षरों की कतार, लिखे गए मैटर की कतार इसीलिए कतार कहलाती है क्योंकि बिटवीन द लाइन्स, खुशवंत सिंह का बिटवीन द लाइन्स खाली रहता है। क्रांतिकारी लोग पावरोटी में दूध से, पावरोटी की दवात बना करके, दूध की चाही बना करके उससे बिटवीन द लाइन्स लिख देते और चिट्ठी जेल से बाहर भेज देते हैं। और उनके दोस्त लोग उसको नीचे से आंच दिखा देते हैं और वो पढ़ा जा सकता है। अदृश्य स्याही से लिखना, ये बहुत जासूसी की विद्या वाले करते रहते हैं। नींबू से भी लिखा जाता है, तरह तरह से लिखा जाता है। तो आपको क्या चीज मैंने बताने की कोशिश किया कि आप याद करने के लिए पहले लिखने या लिखा हुआ पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड पर खाली जगहें होना जरूरी है। अगर खाली जगह है आपके पास तो आप याद करेंगे, और अगर प्री ऑक्युपाइड ब्रेन है, पहले से किसी चीज का ब्रेन पर कब्जा है, तो आपको कुछ भी याद नहीं हो सकता। याद करने की वैज्ञानिक पद्धति पे ही बात कर रहा हूं। तो आप निश्चित तौर पर जानिए कि जिस ब्लैक बोर्ड पर लगातार केवल लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, वह ब्लैक बोर्ड एक क्षण ऐसा आएगा कि जब उसमें कुछ भी पढ़ा नहीं जा सकता। जिस आईने पर लगातार गर्दा गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, एक क्षण ऐसा आएगा कि जब उस आईने में आपकी शक्ल दिखाई नहीं देगी। तो आईने को हमको साफ करते रहना पड़ता है, ब्लैक बोर्ड को डस्टर से साफ करते रहना पड़ता है, ठीक है। उसी तरह ब्रेन को भी रिफ्रेश करना पड़ता है। एक सज्जन आए, बोले सर आपके फोन को रिफ्रेश कर दिया, मतलब जितना नंबर इसमें था सब गायब कर दिए। यही बैठे थे। अब मैं उनका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता था क्योंकि उनको रिफ्रेश करने की बीमारी थी। जिसको पाते थे रिफ्रेश कर देते, तो फोन पाए रिफ्रेश कर दिए। अब इस रूप में आपके लिए रिफ्रेशमेंट जरूरी है, खाली जगहें जरूरी है, अवकाश के क्षण जरूरी है।
काम का लोड जितना ज्यादा से ज्यादा चाहिए आप बढ़ा ले जा सकते हैं। कब? जब दो कामों के बीच में गैप दिए रहेंगे। अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया क्या कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ? आपका ब्रेन एक साथ एक ही काम कर सकता है, या तो सेंसरी नर्व काम करेगी या तो मोटर नर्व काम करेगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं सोच भी रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ और हाथ भी हिला रहा हूँ और बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ब्रेन एक साथ एक ही काम कर रहा है। इतना फास्ट कर रहा है कि ब्रेन कर रहा है, आपको पता नहीं लग रहा है। उसी तरह से जैसे आप वीडियो चित्र देखते हैं, आपको पता नहीं लगता कि आप स्टिल चित्र देख रहे हैं। ठीक है? तो स्पीड, फास्ट, स्विफ्ट, स्विफ्ट माने तेज, झपाटे से। स्वीपर क्या करता है? स्वीप कर देता है, झपाटे से झाड़ू उठाता है एक सिरे से दूसरे सिरे, फिर दूसरे सिरे से इस तरह। तो स्विफ्ट और थारो, थारो माने गहराई से। पहाड़ी बाज पहाड़ की चट्टान के ऊपर उड़ता है कई किलोमीटर ऊपर, और वहां से वो देखता है पहाड़ी की दरार में, चट्टान के बीच में कोई चूहिया। पहाड़ी चूहा भी बहुत चालाक, वो कब किस दरार में घूम जाएगा, वहां से वो गोता खाता है। अगर गोता खाने में मिलीमीटर की भी देर कर दे, माइक्रोसेकंड की भी देर कर दे, तो उसका शिकार स्लिप कर जाएगा। और अगर जल्दी कर दे, थोड़ी सी भी लापरवाही कर दे, तो उसका शिकार अलग, उसका शरीर चिथड़ा हो जाएगा। वो वहां से गोता लेता है और सीधे पंजे में उठाता है और लेके चल लेता है। बैठता नहीं, रुकता नहीं, पंजे से उठाता है, लेके चल देता है, फिर पहुंच जाता है उसी ऊंचाई पे। तो स्विफ्ट एंड थारो आप ग्रहण कीजिए, शेर की तरह अपने गुफा से निकलिए, जिधर मर्जी टहल दीजिए, पूरा जंगल आपका, सारा कोर्स आपका। सीपीएमटी में कोई कोर्स नहीं, जितना तैयार करते जाइए कोर्स ही कोर्स। गुफा से निकलिए, एक पाव ताजा ताजा काटिए, पेट भर गया, ताव से सो जाइए, तृप्त। समझा गया? आप कितनी देर पढ़ते हैं यह भी इम्पोर्टेंट है, और कितनी गहराई से पढ़ते हैं यह भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप करेंगे एक साथ एक ही काम, चाहे आप पढ़ रहे होंगे तो पढ़ रहे होंगे, और सोच रहे होंगे तो सोच रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि आप किताब ऐसे खोल करके रख दें और सोचे कि वाह सचिन तेंदुलकर का छक्का, अब उसका ये शतक जा रहा, गया काम। ज्यादातर लोग यही पढ़ाई करते हैं। पोथी पाने खुली रहती है, पोथी अक्षर दिखाई देता है, वाक्य नहीं दिखाई देता, भाव क्या है बोध नहीं होता। गलत कर रहा हूं? आप सभी इसी तरीके से पढ़ते हैं, और जब याद करते हैं तो क्या करते हैं? अकबर का बाप हुमायूं था, हुमायूं का बाप अकबर था, अकबर का बाप हुमायूं था, हुमायूं का बाप अकबर। तो इम्तिहान में अकबर का बाप कौन था ये भूल गया तो पूरा इतिहास का लंबा दीर्घ उत्तरी उत्तर गया। लिख देंगे अकबर का बाप औरंगजेब था, क्योंकि रटे हुए रटंत विद्या घटंत विद्या, एक सीढ़ी बीच में एक गंदा टूटा, गायब उत्तर। और अगर आपने जिम्मेदारी से काम किया है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, वैज्ञानिक तरीका किसको कहते हैं? सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। एक आदमी की अलमारी है जिसमें से एक किताब आप खोज के नहीं निकाल सकते। दूसरे आदमी की ऐसी 20 अलमारियां थी, रात के अंधेरे में एक कोने में ऐसे हाथ डालता था, निकाल के दे देता था। अंधेरे में बिजली कटी हुई है और उसको कह दीजिए कि वो किताब ले आ। किताब का नाम सुनेगा, वो जाके 20 अलमारी में से कोने से जाके बिना पैर और हाथ के सहारे। सूरदास कैसे चलते हैं? पैर से टार्च का काम लेते हैं और हाथ से टकटोरते चलते हैं कि कहीं कोई सामने अवरोध तो नहीं है, और पहुंच जाते हैं। तो एकदम सूरदास की तरह से आप ज्ञान के उस अथाह महासागर में आपको ठेल दिया गया, और आपको प्रॉब्लमेटिकली अपने लिए ऑप्शन खोजना है, और
उसको खोजना ही नहीं है। जब इम्तिहान देने बैठे तो वही आ जाए। तो आएगा कैसे? आएगा वही चीज जो दो चीजों के बीच में कोई गैप दे करके आपने रखा हुआ है। मेरी बात क्लियर हो रही है? ABCDEFGH, अगर आपने लिखा AA B² A³ तो आप कुछ अलग अलग चीजें लिख रहे हैं। तब इसके बीच से B² निकाल लेना आपके लिए आसान होगा। नंबरिंग करके रखे रहेंगे, एक तरह की चीजें एक जगह, दूसरे तरह की दूसरी जगह, सिस्टमेटिक रखे रहेंगे तो आप आराम से निकाल लेंगे। और हैज़र्ड रखे रहेंगे तो, अफरा तफरी में रखे रहेंगे तो, भीड़ बना के चलेंगे तो। भीड़ और मिलिट्री में यही अंतर है। भीड़ की कोई दिशा नहीं होती, भीड़ के बीच कोई गैप नहीं होता। आदमी पर आदमी चढ़ते जाते हैं, मर जाते हैं कई 100 लोग, कई 1000 लोग साड़ी लूटने के चक्कर में। और मिलिट्री वाले 5 ठगा आते हैं, पूरे शहर को टाइट करके बाढ़ दुरुस्त करके चल देते हैं, पूरा गांव तमाशा देखता रहता है। तो वो क्यों कर पाते हैं? दे आर ट्रेंड। और आप कौन हैं? आप लेमैन हैं, आप ट्रेंड नहीं है। तो याद करने के लिए पहले सिस्टमेटिक काम करना सीखना पड़ेगा। साइंस क्या है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी क्या है, एकदम टेक्निक है ये, बढ़ाईगिरी की तरह। आपने अगर क्रमबद्ध लिखना शुरू कर दिया, क्रमबद्ध लिखना शुरू कर दिया, ब्रेन को केंद्रित करने की आपकी ताकत बन गई कि आधा सेकंड, 20 मिनट, 45 मिनट, एक काम को कितनी देर तक आपका ब्रेन कर सकता है, रिसीवर कितनी देर तक रिसीव कर सकता है, इंजन कितनी देर चला दें कि वो गर्म हो जाएगा, बंदूक की नाल से कितनी गोलियां निकाल दें कि नाल दनकने लगेगी, अब छूते नहीं बनेगी, फट जाएगी। टेम्परिंग होती है हर चीज की। तो कैलिबर होता है ब्रेन का भी, कितनी देर तक वह ब्रेन काम कर सकता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 8 घंटा। आप ब्रेन से उतना ही काम ले सकते हैं जितना ब्रेन काम करे। और चूंकि ये बेस्ट कंप्यूटर है, बेस्ट ऑर्गेनाइजर है, बेस्ट मशीन है, ह्यूमन ब्रेन मदर नेचर का बेस्ट गिफ्ट है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, मोस्ट कॉम्प्लेक्स, उससे आपको काम लेना है। उसकी इतनी ज्यादा फैकल्टी है, इतनी ज्यादा कैपेसिटी है कि आप उसका 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा, 1,00,000वां हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपका फेफड़ा, जितने कोष हैं उसके अंदर, सामान्य तौर से सांस लेने में बहुत कम कोषों का इस्तेमाल कर पाते हैं, ढेर सारे वैसे ही अनयूज्ड छूट जाते हैं। ब्रेन की भी बहुत सारी फैकल्टी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई कोई बौलम हो सकता है, कोई कोई जीनियस हो सकता है, आइंस्टीन कोई कोई हो सकता है, और इडियट कोई कोई हो सकता है। ज्यादातर लोगों का बुद्धिलब्धता एक सामान्य रेंज की होती है। तो जो जितना श्रम करेगा, जो जितना व्यवस्थित श्रम करेगा, जो श्रम को मनोरंजन की तरह लेगा, लोड की तरह नहीं लेगा। एग्जामिनेशन आपके सर पर बोझ है तो वो किताब का गट्ठर बोझ लगेगा, आपके लिए वो गधे की लादी होगा। और एग्जामिनेशन आपके लिए फुटबॉल की गेंद है तो आप उसको जैसे चाहिए कैरी कटाते हुए, खेलते हुए निकल जाइए, सीधे पहुंचिए, गोल मारिए। क्लियर? अब याद करने के लिए सबसे जरूरी है कि आपका ब्रेन कूल हो, कूल कूल, ठंडा ठंडा। क्यों? कोई तनाव होगा, कोई परेशानी होगी, क्षोभ होगा, गुस्सा होगा, दुख होगा, किसी भी मामले में आप इन्वॉल्व होंगे, आप उस समय याद नहीं कर सकते। जहाँ पे बैठ के 10 आदमी टीवी देख रहे हो, वहीं आप बैठ करके पोथा पढ़ने लगे तो आप याद नहीं कर सकते। मिस्टर गेस्ट आए हुए हो अंकल जी, और आप चाहें कि याद कर लें तो अंकल जी आपको याद करने देंगे ही नहीं, वो खोजते रहेंगे, अंकल जी काम करने नहीं दे सकते। तो एकांत जगह, शांत चित्त, मन लगा के बैठ के कि अब मन से यही करना है, मन बना के बैठ के। जैसे जब किसी को पीटना होता है तो मैं मन बना के उठता हूँ कि आज इसको पीट लेना,
तो वो बचता नहीं। तो जब आप मन बना के बैठेंगे कि मैं याद करने जा रहा हूँ और 1 घंटा आप पढ़ूंगा, तो आप अपने को वार्म अप किए रहते हैं, तैयार किए रहते हैं। ज्यादातर क्या करते हैं, सर 2 बजे रात तक पढ़ता हूँ सर, 8 बजे उठता हूँ सर। अरे 2 बजे रात को तुम्हारा बॉडी और ब्रेन ज्यादा ताजा रहेगा कि 4 बजे सुबह ज्यादा ताजा रहेगा? सोया हुआ, रेस्ट किया हुआ ब्रेन बेस्ट है कि दिन भर का दौड़ा हुआ, थका हुआ बॉडी और ब्रेन? सारा का सारा पेशियों और एनर्जी का ही तो मामला है। किसमें ज्यादा काम करे? जब नींद से धोखा आ रहा होगा तो वो पुन्नैया पंडित की तरह अपनी चोटिया पेड़ के डाल से बांध दीजिए और रट्टा मारते रहिए। डाल नहीं टूटेगी, रस्सी नहीं टूटेगी, चोटिया ही टूट जाएगी, उसके बाद सो जाएंगे। तो उससे नहीं, आप करेंगे क्या? आपको करना यही पड़ेगा कि मन बना करके इतनी देर ये काम करूंगा, जब तक ताकत साथ दे। ताकत आजमा सकते हैं। कोई 10 सपाट में गिर जाता है, कोई 20 सपाट में, कोई 100 सपाट में, कोई 1300 सपाट तक ले जाता है। ताकत ही तो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप आजमाइए कि आपका ब्रेन कितनी देर में हीट कर जा रहा है। रोक दीजिए काम को। ब्रेन जब हीट कर जाए, काम को रोक दीजिए और तब चेंज ऑफ वर्क भगा दूंगा, तुरंत भगा दूंगा। चेंज ऑफ वर्क इज कॉल्ड इंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन, मनोरंजन। काम बदल दीजिए, वही आपका रिक्रिएट कर रहे हैं। कोई चीज क्रिएट कर रहे थे, उसके बजाय कुछ रिक्रिएट कर रहे हैं, रिक्रिएशन हो गया, फिर से बनाने लगे। वहां रखा हुआ ये सामान यहाँ उठा के रख दीजिए, थोड़ा बेहतर लगने लगेगा। वही शरीर है, नया नया कपड़ा पहन लीजिए तो आप जरा कागज खड़ा करके चलते हैं। नहा करके निकल आएंगे तो थोड़ा फ्रेश महसूस करेंगे। सो के उठेंगे तो फ्रेश महसूस करेंगे। कुछ नहीं, मुंह हाथ धो लेंगे तो फ्रेश महसूस करेंगे। रिफ्रेशमेंट चाहिए आपको। तो क्या करना होगा उसके लिए? गणित पढ़ रहे थे, गणित पढ़ते पढ़ते अंग्रेजी पढ़ने लगी। 2 मिनट कमरे की अपने किताब को, सामान को, झाड़ू को कूड़-काड़ कर लीजिए। कुछ ऐसा काम कर लीजिए, 5 मिनट का गैप दे दीजिए कि ब्रेन कूल डाउन कर जाए। जो हीट कर गई थी मशीन, वो कूल डाउन कर जाए। अब ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो इस रूप में ओके, लेकिन वो जो बताया है उसको करना होगा। अब पंत जी का सिद्धांत था, अपन जी की बात करते आपको पूरी परिस्थिति के हिसाब से समायोजन करने की क्षमता होनी चाहिए कि अवरोध आया, हमने अवरोध को कैसे हैंडल किया। दूसरा आदमी अस्त व्यस्त हो जाएगा, धीरे से किनारे लगाया, पानी की तरह बगल से, चट्टान के बगल से निकल करके चले गए। बहुत समझने की बात है। दुष्यंत कुमार की कविता है, निर्वचन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट में जा जा के बतियाती तो है। नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है। स्पष्ट है? शरीर थका हुआ भी क्यों न हो, आपका मनोबल बना रहेगा। बीमार ही क्यों न हो, बीमारी पड़ने का सबसे अच्छा काल कही गई है। बीमारी में लोग ज्यादा पढ़ लेते क्योंकि उस समय और कोई काम करने के लिए नहीं रहता। तो थोड़ा दर्द बर्दाश्त कर लीजिए तो आप बढ़िया पढ़ लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा बीमार बने रहिए। तो याद करने के लिए पहली बुनियादी शर्त हो गई कि आपका ब्रेन कूल डाउन रहे, बीच बीच में उसको रिफ्रेश किया जाए, चेंज किया जाए, चेंज ऑफ वर्क किया जाए। अब दूसरी चीज हो गई कि रट्टा नहीं लगाया जाए। पूरे उत्तर को, 3 पेज का दीर्घ उत्तरी उत्तर है, पहले शब्द से आखिरी शब्द तक क्रम से धीरे धीरे समझते हुए पढ़ा जाए। उसमें जो टर्म्स आए उनको अलग से नोट किया जाए। कोई सन के रूप में आएगा, कोई नाम के रूप में आएगा, कोई नॉमेनक्लेचर के रूप में आएगा,
कोई किसी घटना के रूप में आएगा, इसके अलावा नहीं आता। कोई किसी अंक के रूप में आएगा। अगर जुलॉजी का एक चित्र कायदे से नॉमेनक्लेचर आपको याद हो जाए तो उसका विशद व्याख्या आप लिख ले जाएंगे। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चित्र आप बना लें, एक रिंग बना लें, तो उस रिएक्शन को, उस फार्मूले को आप याद कर ले जाएंगे, लिख ले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सबसे कठिन चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही मानी जाती है और वो सबसे आसान चीज है। किसके लिए? जिसको छल्लों से खेलना आ गया, छल्ला बनाने आ गया। ठीक है। तो आपका ब्रेन प्रैक्टिस करने के माध्यम से कंसंट्रेट करने की क्षमता बढ़ती जाती है। उसको बढ़ाने का एक तरीका है कि आप पढ़ने बैठे, आपने टाइम नोट कर दिया। अब सबके पास मोबाइल है, टाइम नोट कर दिया और जैसे ही दिमाग में कोई आइडिया स्ट्राइक किया, दिमाग वहां से हटा सब्जेक्ट मैटर से, तुरंत टाइम फिर नोट कर दिया। टाइम नोट करते ही दिमाग आपका लौट आएगा सब्जेक्ट मैटर पे और फिर पढ़ना शुरू किया। आप देखेंगे कि दो ऐसे टाइम, दिमाग में कोई दूसरी चीज स्ट्राइक करने के बीच का दो ऐसा टाइम, काम शुरू करने से और डिस्टरबेंस होने के बीच का ऐसा टाइम घटता चला जाता है। पढ़ने वाला समय, कंसंट्रेशन वाला समय बढ़ता चला जाता है। एकदम प्रैक्टिस की बात है, आप करके देखिए। कोई भी जने किसी भी चीज पे करके देखिए। अब आप इम्तिहान के लिए नोट्स जो बनाए, वो 10 साल का अनसॉल्व पेपर उठा लीजिए, चैप्टर वाइज उन पेपर के अंदर दिए गए क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज तोड़ दीजिए। एक सब्जेक्ट का एक पेपर उठाइए और एक चैप्टर का नाम लिख दीजिए। उस चैप्टर से जितने प्रश्न आए हुए हैं उनको एक कागज पे लिखते चले जाइए। आप देखेंगे कि कोई प्रश्न 5 बार आया, कोई 7 बार आया, कोई 2 बार आया, कोई 1 बार आया, कोई कभी नहीं आया। तो ठीक 1 साल पहले वाला छोड़ करके ज्यादातर जो ज्यादा बार आया है उसको ज्यादा तैयार कीजिए, जो कम बार आया उसको कम तैयार कीजिए, जो नहीं आया उसको मत तैयार कीजिए। अब ये छटाई, स्क्रीनिंग, डाटा प्रोसेसिंग जिसकी जितनी बढ़िया रहेगी वह उतना ही सटीक जवाब बना पाएगा, उतना ही सटीक छांट पाएगा कि क्या याद करने की चीज है। कैसे किसी के सामने 50-60 तरह की खाने की चीज रख दीजिए, वो कंफ्यूज हो जाएगा। आपको दुकान में जाते हैं, दुकानदार का सेल्समैन 20 थान का कपड़ा निकाल के हाली 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 आपके सामने फैला देता है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन खरीदे। आप उससे पूछने लगते हैं कि भाई आप रोज बेचते हैं, बताइए कि कौन खरीदे। और वो जो सबसे घटिया वाला रहता है उसको सबसे महंगा करके आपको बेच देता है, चूना लगा देता है। आप चले, कभी दुकान का मालिक अपने दाम नहीं बताता, नौकर से ही पूछता है इसका क्या दाम, और नौकर आपको चूना लगा देता। अगर कभी कोई गलती हो गई नौकर से तो मालिक आपके सामने उसको डांट देगा, आपके हटते ही उसको कहेगा कि देखो वो डीलिंग का मामला था, वो पुराना ग्राहक है। गुडविल बड़ी चीज है। तो आपके अपने प्रति गुडविल कितनी है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कितना है। अगर आप मानते रहेंगे कि या भगवान मैं तो बहुत कमजोर आदमी हूँ, बहुत एकदम गधा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता, तो आप गधा बन जाएंगे। और अगर आप मानते रहेंगे कि आप 30 मार खा हैं, सबसे तेज हैं, टॉपर हैं, तो आप टॉप कर जाएंगे। ये दुनिया का वृक्ष की तरह है। आदमी का दिमाग जो सोचता है, जो चाहता है, वो पा जाता है। तब जो नोट्स बनाए उसको क्वेश्चंस की शक्ल में तोड़ दीजिए। क्वेश्चंस को कठिन शब्दों की शक्ल में तोड़ने के लिए पूरे उत्तर को शुरू से अंत तक समझ समझ करके पढ़िए। पहली बार जब पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आउटलाइन बन जाएगा, भूगोल के नक्शे का खाका, मोटा मोटी उत्तर में क्या दिया है। और कुछ कठिन शब्द मिल जाएंगे, उनको आप एक जगह नोट कर लीजिए, अलग से कॉपी में, दूसरी कॉपी में। और
फिर काफी बंद कर दीजिए, आंख बंद कर दीजिए, सिर ऊपर कीजिए, दिमाग में पूरा उत्तर शुरू से अंत तक नचाइए। जब दिमाग में पूरा उत्तर नाच गया तो आपको लगेगा कि भारत के नक्शे में सारे प्रांत भर दिए, लेकिन मध्य प्रदेश कहाँ है उसके लिए जगह नहीं मिली, वो गायब हो गया, दिमाग से स्लिप कर रहा है। फिर दोबारा पढ़िए पूरे को, धीरे धीरे समझ कर, जो याद हुआ है वो और गहराई से याद हो जाएगा। थारोली, अभी मैं आपको तेजी से पढ़ने के लिए नहीं कह रहा, स्लोली एंड थारोली, धीरे धीरे और समझ के। और जब पूरा कवर कर लीजिए तो फिर किताब बंद करके दिमाग में नचाइए, तो पिछली बार से ज्यादा प्रांतों में रंग भरा हुआ दिखाई देगा। अलग अलग रंग अलग अलग प्रांतों को दिखाने वाले नक्शे में जैसे बनते हैं, ज्यादा दिखाई देगा, कुछ कम हो जाएगा भूला हुआ। 5 बार यह प्रोसेस दोहराइए, 5 बार पढ़िए और 5 बार दिमाग में पूरा उतरना चाहिए। और तब उस कॉपी को बंद कर दीजिए, रफ कॉपी खोलिए, टाइम नोट कीजिए, क्योंकि इम्तिहान में आपके पास सेट टाइम है। उससे कम टाइम लगाएंगे तो खाली बच जाएगा, उससे ज्यादा टाइम लगाएंगे तो आपका पर्चा छूट जाएगा। कई प्रश्न नहीं कर पाएंगे, छूट जाएगा। सादा कॉपी पे कोई नंबर नहीं देता, जितना किए रहेंगे उतने का नंबर मिलेगा। तो आपको टाइमिंग सेटिंग भी करना है, तो टाइम नोट कर लीजिए रफ कॉपी के ऊपर और पूरे उत्तर को धड़ धड़ लिख जाइए। लिखने की प्रोसेस में आपके कुछ कठिन शब्द छूटते चले जाएंगे, कुछ दिमाग से उतरता चला जाएगा, उनके लिए खाली जगह छोड़ते चले जाइए। अब जिस अलग से कॉपी में आपने संक्षिप्त नोट्स बनाया हुआ है, संक्षिप्त नोट्स माने 400 पेज की किताब का 4 पेज में नोट, तो उसमें उसके नीचे खास लाइन लगा दीजिए कि ये भूला, इतने 50 शब्द मैंने नोट किए थे, ये 50 शब्द अगर मिल जाए तो इसके सहारे मैं 20 क्वेश्चन बना ले जाऊंगा, और 20 क्वेश्चन में से 50 शब्दों में से ये 5-7 ऐसे हैं जो कि भूल जा रहे हैं, उनको अंडरलाइन कर दीजिए, स्पेशली याद कर लीजिए। और तब आपको इम्तिहान की पूर्व संध्या पर, परीक्षा की पूर्व संध्या पर केवल अपना वही पतला वाला रजिस्टर, जिसमें पूरा फिजिक्स पार्ट 1, पार्ट 2, केमिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2 है ना, अंग्रेजी पेपर 1, पेपर 2, उसी एक ही कॉपी में पूरा मिल जाए। लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी को देखेंगे आप, मन करेगा, समय रहेगा तो थोड़ा जो दीर्घोत्तरी लिखे हुए हैं रजिस्टर में, जो नोट किए हुए हैं उसको पलट लेंगे, नहीं मन किया तो चित्रों का केवल रिहर्सल कर लेंगे एक बार, और इक्वेशंस लिख लेंगे, मैथ है तो फार्मूला लिख लेंगे। एग्जाम्पल और फार्मूला मैथ के लिए जरूर, एग्जाम्पल तो जरूर दोहराइए, एक्सरसाइज भले मत कीजिए, लेकिन हर एग्जाम्पल अगर आप दोहरा लेंगे तो एग्जाम्पल के आधार पर ही एक्सरसाइज आती है। फार्मूले के पहले जो लिखा हुआ है, ज्यादातर लड़के क्या करते हैं कि जो एक्सरसाइज दिया हुआ उसके कर ले, उसके ऊपर जो गद्य में लिखा हुआ है उसको पढ़ते ही नहीं, न टीचर उसको पढ़ाते हैं। जबकि वो गद्य पढ़ना ज्यादा जरूरी है, वो एग्जाम्पल पढ़ना ज्यादा जरूरी है, उस फार्मूले तक कैसे पहुंचा डेरिवेशन उसको पढ़ना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो प्रोसेस, जब आप प्रोसेस से परिचित हो जाएंगे, हलवा कैसे बनाए जब आपको पता लग जाएगा, हलवा खाना तो आसान, तो आप किसी भी चीज का हलवा बना लेंगे। तो इस रूप में आपको गणित के लिए भी फार्मूला और एक्सरसाइज दोहरा लीजिए, इंग्लिश सेकंड पेपर के लिए एग्जाम्पल और फ्रेमिंग बना लीजिए, ठीक है। नियम डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप पढ़ रहे हैं, नियम आपके दिमाग में बैठ गया, आप उसके सहारे कैसा भी बना ले जाएंगे, तब आपको एग्जाम खेल लगने लगेगा, एग्जामिनेशन फीवर नहीं होगा। ज्यादातर लोगों को एग्जामिनेशन फीवर होता है, फोबिया हो जाती है, डरते हैं, बीमार पड़ जाते हैं कि मुझे इम्तिहान देना है, और इस तरह जो काम करेगा वो अभिमन्यु की तरह जाएगा 6 दरवाजा तक तोड़ने का तो कॉन्फिडेंस है, चाहे वहाँ पे खुद कृष्ण ही दरवाजे पर क्यों न खड़ा रहे, उनको तोड़ ताड़ के चल देगा, उतना कॉन्फिडेंस है, उतना पढ़ा है उसने। तो
आपको जब कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप मास्टर प्लेयर की तरह से 100 मैच पे एक साथ खेल रहे होंगे। चेस 100 खिलाड़ी आपके खिलाफ खेल रहे हैं, आपका दिमाग एक जगह कंसंट्रेट करेगा। दिमाग लेजर बीम की तरह काम करता है। कंसंट्रेट कर दीजिए बीम को, लेजर हो जाती है, इस्पात की चद्दर फाड़ देती है। दिमाग को कंसंट्रेट कर दीजिए, दुनिया की कठिन से कठिन चीज को भी याद कर लेगा। तब आपको एग्जामिनेशन का कोई भय नहीं लगेगा, तब आपको रिजल्ट की भी कोई परवाह नहीं रहेगी, क्योंकि जब आपने सब किया हुआ है। एक परीक्षक ने कहा, दिए गए प्रश्नों में से केवल 5 प्रश्न करें। एक परीक्षार्थी ने लिख दिया, लिखे गए उत्तरों में से कोई भी 5 उत्तर जांच ले। ठीक है, लिखे गए उत्तरों में से कोई भी 5 उत्तर जांच ले, तो फुल कॉन्फिडेंस है, वो मस्त है। वो एग्जामिनर के साथ मजाक करने का दम है, जैसे इन्होंने मजाक किया, और एकदम मस्त है, ठाका लगा सकते हैं। बोले चड्डी भी पहने बिना वो टाई लगा के घूम सकता है, कमीज पहन करके। लटक गया जिसका दिमाग, वो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे में आपके लिए संक्षिप्ततम नोट्स बनाना, उन संक्षिप्ततम नोट्स को भी सिस्टमेटिकली लिख देना, ऐसे लिख देना कि वो आपके दिमाग में बैठने में सुविधा, उसको दिमाग में बैठा ले जाना। और ये मान के बैठा ले जाना, सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ इस सीरीज की, ये अंतिम बात है। याद रखिए कि वह दिमाग काम ही नहीं कर सकता जो भूल नहीं सकता। लोग कहते हैं सर मुझे याद नहीं होता। सर अगर आपको हर चीज याद रहे, जब से आप पैदा हुए हैं उसके पहले से लेकर के और जब आप मरेंगे उसके बाद तक की हर क्षण, हर बात, हर घटना, हर डायलॉग, हर आदमी का चेहरा और नाम, आपका दिमाग काम करेगा क्या? कर पाएंगे? एक पागल में और एक समझदार आदमी में, सामान्य आदमी में यही अंतर होता है कि पागल आदमी 3 साल पहले की घटना को वर्तमान में सोचता है सरदार जी की तरह। सरदार जी गए चाय वाली दुकान में, गोल वाला संगमरमर का मेज लगा हुआ था, उसके किनारे टेढ़ी वाली कुर्सी लगी हुई थी। सुबह सुबह पहुंचे, नहा धो के पगड़ी उड़ी लगा के मुंह फड़का करके वो उससे मोम लगा करके टाइट कर देते हैं, दाढ़ी से और मुंह से एकदम टाइट हुआ। सरदार जी पहुंचे, चाय वाले से बोले सिंधी चाय दे। चाय लेके आया सिंधी, चाय ले आके रखा, पानी ले आके रखा, रोज की तरह से। तो सरदार जी अपना पीने, तब तक सरदार जी खड़े हुए झटके, कुर्सी पीछे गिरी, मेज आगे गिरी। हिंदी सोचा क्या हो गया सरदार जी। सरदार जी तरता निकल करके गए। 1 घंटे बाद लौटे, बोले अब ठीक है चाय दे। बोला क्या हुआ सरदार जी? बोला वो है ना मेरा पड़ोसी, उसने 1 साल पहले मेरा मजाक उड़ाया था, उसको सही करके आया, अब मेरा कभी मजाक नहीं। तो पागल आदमी में और सामान्य आदमी में क्या अंतर है कि वो 1 साल पहले की घटना को वर्तमान में जी रहा होता है, अपनी कल्पना को वास्तविक जगत मान करके उसमें जी रहा होता है। काल्पनिक जगत को, जैसे कोई कल्पना कीजिए कि कोई इनकलाबी ही हो और वो ये मान ले कि सारी दुनिया इनकलाबी हो चुकी है और सबके साथ इनकलाबियों जैसा समान भाव से बर्ताव करने लगे, तो सब लोग तो इनकलाबी हुए नहीं, सब लोग तो चाहिए, गणित करते हैं, वो बेचारा ठगा जाएगा। तो ऐसे में आपका दिमाग अगर भूलता नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपका दिमाग भूल नहीं सकता तो वह याद भी नहीं कर सकता। जिस ब्लैक बोर्ड से मिटाया नहीं जा सकता उस ब्लैक बोर्ड पर लिखा भी नहीं जा सकता। क्लियर? इसलिए भूलने को अपना दुर्गुण मत मानिए, भूलने को अपना सद्गुण मानिए। जो जितना ज्यादा भूलता है वो उतना ज्यादा याद कर सकता है। ब्रेन एक साथ एक ही काम करता है,
धी, धृति, स्मृति। बुद्धि के 3 काम है। धी, बोध करना, धृति, धारण करना, स्मृति, मौका पड़ने पर दिमाग के कोशों से निकाल करके ले आना। कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई चीज आपको याद नहीं हो रही, याद नहीं पड़ रहा है, बोले याद नहीं आ रहा है, अभी नहीं दिमाग में, और उसके बारे में काम खत्म हो गया, भूल गए। अब आप जा रहे हैं, दूसरा कुछ कर रहे हैं, तब तक अचानक आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है, ओ ये याद आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने ब्रेन को ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर दे करके आप दूसरे काम में लग गए। अब ब्रेन कंप्यूटर की तरह से डमरू बना करके सर्च कर रहा है। जैसे ही वो सर्च करके निकाल देगा किस अलमारी के किस खाने के अंदर कौन सी चीज रखी हुई है, वो मिल जाएगा। और नहीं, आप सर्च करते रहिए, आप नहीं पाएंगे। तो कभी कभी ऐसा भी करना होता है कि ब्रेन को ऑटोमेशन, ऑटो मोड में डाल के छोड़ देना होता है। हवाई जहाज चलाने वाले इतनी तेज रफ्तार से चलते हैं कि छोटी सी चूक कर दें तो गड़बड़ा जाएगा मामला। कई 100 लोगों के साथ खुदागंज पहुंच जाएंगे, न धरती पे है न आसमान में, सीधे स्वर्ग जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। लेकिन उनको भी अपने हवाई जहाज को ऑटो मोड में डाल करके आराम करने का मौका मिला। हवाई जहाज चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो मशीन को ऑटो मोड में डाल दीजिए, ब्रेन को ऑटो मोड में डाल दीजिए, वो अपने से अपना काम करेगा। याद करने की कोशिश ही मत कीजिए। ऑटो मोड में डालने का मतलब लोड मत दीजिए, याद करने की कोशिश ही मत कीजिए, लिख के छोड़ दीजिए, लिख के छोड़ दीजिए। किसी चीज को एक बार लिख देना 10 बार रखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक लिख न 10 पढ़, मेरे पिताजी मुझको बताया करते थे, एक लिख न 10 पढ़। 10 बार रट्टा मारेंगे उससे ज्यादा बेहतर है एक बार लिख दीजिए। क्यों? कि लिखने में आपकी स्पीड, ब्रेन की स्पीड स्लो हो जाती है। हाथ जितना अक्षर अक्षर बनाएगा, घुमाएगा, उतना ही धीरे धीरे दिमाग सोच सकेगा। और याद करने में, रटने में तो इतना फास्ट रटेगा कि राजधानी एक्सप्रेस की तरह छोटे मोटे स्टेशन पे रुकती ही नहीं। तो जो दिमाग जितना फास्ट काम करेगा वो दिमाग उतना कम याद करेगा। जो दिमाग जितना स्लो काम करेगा उतना ज्यादा ग्रिप बनाएगा चीजों पे। जो पानी बहता रहेगा वहाँ कम नमी पाएगा जमीन, और जो पानी कम जगह में घिरा रहेगा वो सूख भी जाएगा तो जमीन के अंदर इतनी नमी बची रह जाएगी कि मेढक महोदय हाइबरनेशन में जी सके। ठीक है? तो ऐसा है कि बरसात के मौसम में जैसे मेढक उछल के सामने आ जाते हैं, इम्तिहान के मौसम में वो आंसर उछल के आपके सामने आ जाएंगे। उनको हाइबरनेशन में डाल दीजिए और मदर नेचर पे पूरा यकीन कीजिए, वो उसने आपको बेस्ट मशीन, बेस्ट इक्विपमेंट से इक्विप किया है। भूलना याद करने की पहली शर्त, विस्मृति के बिना स्मृति संभव नहीं है। इसलिए भूलिए। अगर आप भूल नहीं सकते तो आप याद नहीं कर सकते। बात पूरी हो गई? किसी को समझने में कोई दिक्कत? याद करने का वैज्ञानिक तरीका यही है कि अपने दिमाग से एक साथ एक काम लीजिए, एक साथ 2 काम करने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथ में लड्डू पकड़ने की कोशिश करेंगे, दोनों हाथ में रेत आ जाएगी जो धीरे धीरे सरक जाएगी उंगलियों के बीच के छेद से, और दोनों मुट्ठी खाली हो जाएगी। तो बैलेंस कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, इतना कंसंट्रेट कर जाइए कि यहाँ बैठ करके मैं काम कर रहा हूँ अपने सिस्टम पे, इस कमरे में कौन आया, कौन गया, कौन बैठा, ये आए, बोले मैं आपको पहले ही नमस्ते कर चुका, मुझे पता ही नहीं था कि ये कब आए। बिल्कुल पता नहीं लग सकता कि कौन मेरे बगल से गुजर गया। एक गणितज्ञ को डॉक्टर लोग बोले कि एनेस्थीसिया दे दिया जाए, अब आपका फोड़ा चीरना है। बोला मुझे एक गणित का सवाल दे दो, तुम लोग फोड़ा चीर लो। तो आप अपने दिमाग को कितना केंद्रित कर पाते हैं? कैसे कर पाएंगे? जिस काम में आपका मन लगेगा, रुचि लगेगी, दिलचस्पी होगी। फिल्म देखना भी एक काम है और किताब पढ़ना भी एक काम है। कोर्स के बाहर की किताब पढ़ने में बड़ा मजा आता है,
और वही किताब का वही बाहर वाला चैप्टर जब कोर्स में लगा दिया जाता है तो आपके लिए बोझिल हो जाता है, मजा नहीं आता। क्यों भाई, काम साहब तो वहाँ भी है, पढ़िए ना काम साहब। अरे सर बहुत पढ़ चुके, बहुत पढ़ चुके, और वही काम साहब की पूरी किताब दे दे, एडवेंचर ऑफ काम साहब, एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिल्म। आप पता लगा कि दोनों किताब एक रात में पढ़ के लौटा देंगे। तो काम को बोझा मान के गधे की तरह मत ढोइए, काम को फुटबॉल मान के उसके साथ खेलिए। कम खाइए, ज्यादा चबाइए, पचेगा। ज्यादा खाइए, वो चार्ली चैपलिन की तरह कि मशीन, उसका मॉडर्न टाइम कुछ फिल्म है आधुनिक जमाने की कि मजदूर को कम से कम समय में ज्यादा ज्यादा खिला दो ताकि वो जल्दी से काम पे लौट आए। तो अंत में मालिक उसको एक कुर्सी से बांध देता करते थे और मशीन के पास प्लेट में खाना रख देता है। दो मशीनी हाथ बनाता है, हाथ का काम है मुंह तक ले जाना, प्लेट तक ले जाना, उठाना, फिर मुंह तक ले जाना। अब मालिक उसका रेगुलेटर तेज करता जाता है, पहले धीरे धीरे ले जाता है तो चार्ली चैपलिन खाते जाते हैं। उसके बाद रेगुलेटर एक सीढ़ी घुमाता है तो थोड़ा जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं। उसके बाद वो खाए बिना निगल रहे होते हैं, चबाने भर को समय नहीं देता। उसके बाद और तेज किया, अब वो फटाफट उनके मुंह पर, आंख पर, चेहरे पर, दांत पर, अगल बगल कहीं भी फेंकता चला जा रहा है खाना, खाना गिर रहा है कि बच रहा है, उससे कुछ भी लेना देना नहीं। उनको उतने समय में मशीन का पट्टा खुल जाना और उनको काम पे खड़ा हो जाना। मशीनें उनका मुंह पोंछ देगी, मशीनें उनको पानी पिला देगी। तो स्विफ्ट एंड थारो बट विद एंजॉयमेंट, कूल हेडेड, और सबसे बड़ी बात कि कम खाइए, ज्यादा चबाइए, पच जाएगा, एनर्जी बनेगी। ज्यादा खाइएगा, पतली चट्टी और उल्टी दोनों हो जाएगी। ज्ञान की उल्टी करना बहुत गलत काम है। बहुत लोग ऐसे विद्वान होते हैं जिनको ज्ञान की उल्टी करने की बीमारी लग जाती है। आदमी देखेंगे तुरंत उसको पकाना शुरू कर देंगे। जैसे आप आए थे, कितना बढ़िया समय लेके, जगह लेके, फंस गए। आप ही नहीं फंसे, इतने मुर्गे फंस गए जाल में। और दूसरा आए थे हरभजन को ओटन लगे कपास, फंस गए। अब जाए तो कैसे जाए? कुछ देर बर्दाश्त किए, उसके बाद नहीं बर्दाश्त हुआ, फिर कुछ देर और बर्दाश्त किए, अंत में जाना ही पड़ा। तो आपको अपने काम को काम समझ के गंभीरता से करेंगे, वह काम आपका बेस्ट होगा ही। बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट प्लेयर, बेस्ट टीचर सब नहीं हो सकते। द बेस्ट वही होता है जो टॉप पर जाता है। टॉप पर वही जाता है जो अकेले खेलता, उसका कोई साथी नहीं होता। वो मुक्तिबोध की तरह बबूल का असंगपन साथ में लेकर के चलता है। एकाकी जीवन जीने के लिए अभिशप्त होता है। वो अपने काम में इतना लीन हो जाता है कि विशेषज्ञ हो जाता है, बाकी सारे लोग उसके सामने बौने हो जाते हैं। वो महाकाय हो जाता है, ऊर्ध्वाधर विकास उसका होता चला जाता है और वो विशेषज्ञ हो जाता है। तो अगर आपको अपने काम में बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है तो ये मान लीजिए कि आपके बराबर कोई है ही नहीं। लक्ष्मीबाई ने अपने साथ के घुड़सवारों से बचपन में क्या कहा था? 2 लड़के 1 लड़की घोड़ा दौड़ाते जा रहे थे। लड़की ने कहा, मेरे बराबर आओ तो जानू। ये चैलेंज देने की ताकत आपके अंदर हो, मेरे बराबर आओ तो जानू, तो आप अमित बन सकते हैं, तो आप आयुष्मान बन सकते हैं, तो आप वीर बन सकते हैं, तो आप वो विलक्षण बन सकते हैं, मैन बन सकते हैं। कि आप पूरी ताकत झोंक दे एक दिशा में, और जब पूरी मिलिट्री एक साथ एक दिशा में झोंक दी जाएगी तो कौन सा ऐसा किला है जिसको तोड़ नहीं दे? सारी फैकल्टीज अपने ब्रेन की लगा दें आप, तो असंभव तो कुछ नहीं है। बोला ना, ये असंभव सब मेरी डिक्शनरी से ये शब्द निकाल दो, तो असंभव कुछ नहीं है। न फेल होना असंभव है, न टॉप करना असंभव है, दोनों संभव हैं। व्हाट ए मैन हैज डन ए मैन कैन डू। और 16 साल के ऊपर का आदमी अगर 10 घंटे से कम पढ़ता है
तो वह अपने माँ बाप को एटीएम समझ करके, केवल पैसा निकालने की मशीन समझ करके उनके ऊपर पढ़ाई का एहसान कर रहा है। वह धरती का बोझ बना हुआ है, वह जीवन को एंजॉय कर रहा है, पढ़ाई की साधना नहीं कर रहा, वो स्वाध्यायी नहीं। अगर इकाई में आपकी पढ़ाई रह गई, बोले कितना घंटा पढ़ते, बोले सर 1 घंटा, सर 2 घंटा। पढ़ते हो कि एहसान करते हो? 1 घंटा किसी के यहाँ नौकरी करने जाओगे, बोलोगे मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ सेठ जी, बोले कितना देर काम करोगे, बोले 1 घंटा करूंगा। सेठ जी के यहाँ तुरंत भाग जाओ, वो सुबह 8 बजे लगाएंगे, रात को 10 बजे छोड़ेंगे। आपके पिताजी नौकरी करते हैं, ऊपर से ओवर टाइम करते हैं, और तब आपको फाइनेंस करते हैं, और आप 8 घंटा भी नहीं पढ़ना चाहते। तो कम से कम 8 घंटा तो नॉर्मल ड्यूटी वाला पढ़िए। 8 घंटा काम, 8 घंटा मनोरंजन, 8 घंटा आराम, मई दिवस के मजदूरों ने कहा था। तो 8 घंटा काम कीजिए, वो जरूरी है। तब आपको 8 घंटा आराम का हक मिलता है, तब आपको 8 घंटा मनोरंजन का हक मिलता है। और 6 घंटा से ज्यादा जो विद्यार्थी सोया, तो वो अपने साथ और प्रकृति के साथ, दोनों के साथ गद्दारी कर रहा है। आपका 24 घंटा का समय 3 टुकड़े में टूटता है। टाइम ऑफ प्रोडक्शन, टाइम ऑफ इंटरटेनमेंट प्रिपरेशन, टाइम ऑफ प्रोडक्शन, टाइम ऑफ प्रिपरेशन, टाइम ऑफ इंटरटेनमेंट। तो टाइम ऑफ प्रिपरेशन और टाइम ऑफ इंटरटेनमेंट को घटा दीजिए, टाइम ऑफ प्रिपरेशन बढ़ जाएगा। अगर आपका टाइम ऑफ प्रिपरेशन आपने बढ़ा लिया, तो आप 1.5 घंटे में पैंट कमीज साफ करते हैं। ये सज्जन बैठे हुए आपके सामने, बोले 4 बजे सुबह उठता हूँ, 7 बजे तक फ्रेश होता हूँ। बोले क्या करता हूँ, बोले आधा घंटा दौड़ता हूँ, 5 मिनट में लैट्रिन करता हूँ। बोले बाकी समय, बोले वो तैयार होने में बीच में पता नहीं चलता। मैंने कहा डायरी बनाइए, टाइमिंग डायरी बनाइए, तुरंत काम आपका समय से निपट जाएगा, पास हो जाएगा। तो इस चीज को मैं यही रोक रहा हूँ कि आपके पढ़ाई का समय 10 घंटे के ऊपर जाए, आपके पढ़ाई की गहराई इतनी जाए कि एक चीज को दोबारा पढ़ने की नौबत न आए। वो पतला वाला चुटकी ले करके बड़े बड़े वकील बड़ी बड़ी बहस करने जाते हैं, पूरा इतना कई पीढ़ी की फाइल थोड़ी देखते हैं, एक चुटकी पे इतना नोट किए रहते हैं, उतने से ही वो बहस कर देते हैं। वकील को फांसी लगेगी या जीवन कारावास होगा, वो सोचना उनकी जरूरत नहीं है, वो चुटकी से काम करते हैं। तो वो चुटकी ही आपको, नकलची महोदय चुटकी लेके जाते हैं, पास हो जाते हैं, और आप पूरी पोथी रट के जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो चुटकी बनाना सीखिए। और अगर आपको ये आ गया तरीका, तो कोई आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। धरती पर कोई अवरोध नहीं है जो पानी की धारा में आकर के रुक जाए। निर्वचन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट में जा जा के बतियाती तो है। अवरोधों से टकराइए, चुनौतियों से टकराइए, और चुनौतियों को कब्जा कीजिए, सर कीजिए। मरहले एक के बाद एक हासिल होते चले जाएंगे। परीक्षा परीक्षा नहीं रह जाएगी, पढ़ाई पढ़ाई नहीं रह जाएगी, जीवन मजा हो जाएगा। आनंद से झूमते रहिए, मस्ती से ठहाका लगाइए।